देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरा ख्याल है कानून के मुताबिक तो कोई खास कुछ नहीं कर सकता, कोई स्टे वे तो दे नहीं सकता। बिकॉज ये मामला बड़ा क्लियर है कि अब हुकूमत के हाथ में है और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फिर वहां ये तय होगा। हम्म। तो ये हाथ पैर मारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने 7 साल भी हाथ पैर मारे हैं कि किसी तरीके से इसको रोक दिया जाए, तो वो करेंगे। मगर सारी दुनिया देख रही है अब कि अदालतें जो हैं इस वक्त किस तरफ झुकाव है उनका, हम्म। इंसाफ की तरफ या पीटीआई की तरफ। तो ये अब इतना आसान नहीं होगा कि इनको कोई रिलीफ मिले। अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट तो खैर 15 दिन के अंदर अंदर ये पूरा महाज बना के भेज देगी पलंदा, और मगर ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फौरन फैसला कर देगा। या ये भी जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगा जो कि उड़ा देगा पीटीआई को, अच्छा। और बिल्कुल बैन ही कर देगा एक हम्म। पॉपुलर पार्टी को। हम्म। तो मेरा ख्याल है ये अब इसी 100 किस्म की चीज चलेगी, मगर पीटीआई अब डिफेंसिव पे होगी। पीटीआई के सर के ऊपर एक तलवार लटक रही होगी, और हम्म। ये कुछ अरसे के लिए चलेगा ऐसे ही। और हम्म। खान साहब को भगाया जाएगा, कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी इधर कभी उधर। जो वही सिलसिला होगा जो कि खान साहब ने नैब के जरिए और एफआईए के जरिए उस वक्त की ऑपोजिशन को किया था। लोगों हम्म। को जेलों में डाल रहे थे, बेलें हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और सारा वक्त यही अफरा तफरी खान साहब ने की हुई थी। अब ये हुकूमत की कोशिश होगी कि पीटीआई के ऊपर भी वो उसी किस्म के अफरा तफरी क्रिएट की जाए कि हम्म। भागो भागो। और इसमें ऐन मुमकिन है कि खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाए किसी न किसी सिचुएशन में। ये बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने यहां सिद्दीकी तक साहब ये के कहा था कि सियासी अदम इस्तेहकाम हो सकता है जिसका नतीजे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। जुमेरात को जो एहतजाज होने जा रहा है, ऐसी फजा बनेगी या आप इससे मुख्तलिफ देखते हैं? नहीं, अगर खान साहब अब कोई बड़ी अग्रेसिव फिजा बनाने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट बड़ी टफ होगी। अब गवर्नमेंट को बड़ी अब सिग्नल मिल गया है कि गो, पड़ जाओ। तो ये बहुत बड़ा सेठी सिग्नल है, ये साहब, छोटी सिग्नल सिग्नल नहीं मिलने है। पर कार्रवाई करना ठीक होगा? माजी में इन जमातों ने भी वही कुछ भुगता है, अपनी माजी से सबक नहीं सीखेंगी? सिग्नल का मतलब ये होता है कि पहले जब ये रेंजर्स बुलाते थे तो रेंजर्स कतराते थे आने से, हम्म। कानून के मुताबिक नहीं कर सकते। अब अगर वो क्रैकडाउन करेंगे तो उनके पास सारे कानूनी हरबे होंगे, कोई उनके जमाने उनके रास्ते में रुकावट नहीं होगी, इसका ये मतलब है। अच्छा। नहीं, आपने कहा ना एस्टेब्लिशमेंट ने शायद आंख मारी है, मैं उसकी बुनियाद पे कह रही थी कि देखिए, पीटीआई अब वाले। बात जी। यह है कि हाँ। आप एक हकीकत को पहचाने ना। जी। हकीकत को पहले अगर मैं कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने आंख मारी थी कि नहीं निकालना केस, 7 साल चलाना है। 3 इलेक्शन कमिश्नर आए और गए। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन, अब अगर उन्होंने आंख मारी है कि यार हम नहीं इंटरेस्टेड, आप जो चाहे मर्जी कर, न्यूट्रल हो गए तो हैं। उन्होंने, हाँ, तो हाँ, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गए। हाँ तो हाँ। आप वो आप देखिए, एक तकड़ा इलेक्शन कमिश्नर आया, उसने कहा कि बस फिर आप हटे, मैंने जो अपनी कार्रवाई करनी है मैं करता हूं। उन्होंने कर दी। हाँ हाँ, और साथ। अ, अब हुकूमत ने ये फैसला करना है कि कानून के मुताबिक इस फैसले के अंदर जो चीजें, इंफॉर्मेशन जो दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को हुकूमत ने कैसे इस्तेमाल करना है। और उसमें बड़े वाजे तौर पे आइन के अंदर ये लिखा है, मैं आपको बता दूं कि हुकूमत जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जी। कर सकती है अगर करना चाहे, हम्म। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि यहां ममनू फॉरेन फंडिंग हुई है, जो कि एस्टैब्लिश हो गई है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर, ये उसकी प्रूफ है। और हम इस पार्टी को बैन करते हैं हम्म। ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, जी। बैन करते हैं। हम्म। इसका एक गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं कि ये बैन हो गई पार्टी, ये इलेक्शन कमीशन की इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने बैन कर दी। इसी तरीके के साथ ये कि सारे जो एमएनएज और एमपीएज हैं वो सारे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द कानून। कानून ये भी कहता है। जी। ये जब कर देंगे उसके बाद इन्होंने रेफरेंस भेजना है टू द सुप्रीम कोर्ट जी। कि हमने ये कर दिया है, इसको आप इसके ऊपर मोहर लगाएं आप। जब तक सुप्रीम कोर्ट मोहर नहीं लगाता, इनकी जो नोटिफिकेशन है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। फिर ये जाएगा, ये रेफरेंस बन के सुप्रीम कोर्ट जाता है, जी। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये फैसला करना होता है कि जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जो किया है वो सही किया है अकॉर्डिंग टू द एविडेंस या नहीं सही किया। अच्छा। अच्छा, गवर्नमेंट के पास 15 दिन है जिसके अंदर अंदर उन्होंने ये बना के भेजना है रेफरेंस, और नोटिफिकेशन भी निकालना। ठीक है। गवर्नमेंट रेफरेंस पहले भेज दे, नोटिफिकेशन बाद में कर दे, वो और बात है। मगर आइन के अंदर ये जो कानून है इलेक्शन कमीशन का बड़ा क्लियर है कि आप फौरन नोटिफिकेशन इश्यू करें, गजट में छापें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रेफर करें फॉर अप्रूवल।
जी। तो अब सूरत हाल ये, इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक शिक है अकॉर्डिंग टू द कानून, वो ये है कि ये जब ये एमएनएज और एमपीएस को डिस्क्वालीफाई करते हैं एक झटके के अंदर ही, तो बाय दिस नोटिफिकेशन, तो वो उस वक्त तक रहते हैं एमएनएज एमपीएस जब तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उनके खिलाफ नहीं आ जाती। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट का रेफरेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएनएज एमपीएस जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं। अलबत्ता इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लॉज है, वो ये है कि अगर कोई एमएनए और एमपीए चाहे इसके दौरान जबकि केस सुप्रीम कोर्ट में है, अगर वो चाहे और वो खुद रिजाइन कर दे प्रोविंशियल से या नेशनल से असेंबली से, और वो खुद रिजाइन कर दे, तो फिर उसके ऊपर कानून लागू नहीं होता। वो अगली इलेक्शन जो है जब भी होगी वो लड़ सकता है। मगर अगर वो सुप्रीम कोर्ट ओके कर दे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, तो फिर वो 4 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इसके साथ गवर्नमेंट के पास एक और हथियार आ गया है जी। कि अगर इसके दौरान, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में ये सारा केस जाएगा, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो एमएनएज और एमपीएस को लालच और प्रेशर डाल सकती है उनके ऊपर, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, कि देखिए आप तो फारग होने जा रहे हैं, ये तो पक्का केस है आपके खिलाफ। अच्छा। तो उससे बेहतर है कि आप खुद ही रिजाइन कर दें और बाद में आप इलेक्शन लड़ सकेंगी। इसका फायदा गवर्नमेंट को ये होगा कि जैसे गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर अभी 11 लोगों को उनकी रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट कर ली हैं और वहां बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर बढ़ गई है, ताकि कल को अगर कोई ये कहे कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें या ये करें या वो करें, तो ये फिक्रमंद ना हो, क्योंकि उनकी जो तादाद है वो कम हो गई है जी। और भी ये करेंगे इसी तरीके के साथ, उनको छांटी करेंगे। तो ये तो एक और उनके हाथ में हथियार आ जाएगा कि अगर और भी कुछ एमएनएज या एमपीएस पंजाब के या इधर उधर नेशनल असेंबली में अगर वो सोचेंगे यार ये 4 साल ये अब फारग होने जा रहे हैं, ये जब इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला सुनाया है ये बड़ा तकड़ा है, और इसके पीछे जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट ने कोई आंख मारी होगी इलेक्शन कमीशन को कि अब निकाल दें, क्योंकि कब से ये जजमेंट रिजर्व्ड है, कब से ये सारा कुछ हमको पता था कि ये होने जा रहा है, और ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये सारे, तो किसी रीजन के बगैर फैसला पहले से हुआ था कि इनको पॉलिटिक्स से निकालना है, इमरान खान को लाना है, और उसकी वजह से उनको निकाल दिया गया। यहाँ तो बिल्कुल ही एक और सिचुएशन हो गई है ना। यहाँ तो सिचुएशन ये है कि इतना एविडेंस इकट्ठा हो गया है कि इन्होंने घपले जो किए हैं, तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो फिर इमरान खान नहीं बचते। अब सूरत हाल ये है कि फिर आगे क्या होगा। अच्छा। नवाज शरीफ साहब को फारग कर दिया गया, क्या इमरान खान साहब को भी फारग कर दिया जाएगा? तो फिर अगर फारग कर दिया गया नवाज शरीफ साहब को और इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब के पीछे तो मरियम भी है और शहबाज साहब भी है, एक पार्टी है, वो बिल्कुल कोई इशू नहीं है उनके लिए। ठीक है, मगर इलेक्शन होगी तो इशू बनेगा, नवाज शरीफ साहब की शमूलियत जरूरी होगी। मगर इमरान के पीछे तो है ही कुछ नहीं, ना असद उमर चला सकता है, ना कोई और इस पार्टी को चला सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं? ना बिल्कुल नहीं। वोट इमरान खान साहब का है ना, और क्या, और कोई नहीं चला सकता। अब बात यह है कि, और फिर देखना यह है कि इमरान खान साहब के साथ करते क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे मुल्क में ये हुआ है कि जब इस किसी भी सिचुएशन आ जाती है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट, अदालतें कोई रास्ते निकालती हैं और सियासी जमातें भी बैठ के फिर कोई रास्ते निकालती हैं। तो मेरी तो यही उम्मीद होगी कोई रास्ता निकाला जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो, इमरान खान साहब को नाअहल ना करार दिया जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाए जिसके अंदर रूल्स क्लियर कर दिए जाए और एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और उसके बाद फिर जिसको पावर देनी है वो पावर दी जाए। अदलिया इंसाफ, अदलिया के ऊपर पार्लियामेंट को हावी होना चाहिए। अदलिया की ये जो जिस किस्म की आजादी अदलिया ने दी हुई, ये आजादी तो नहीं है, ये तो अनार्की क्रिएट कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जो जरदारी साहब करना चाह रहे थे 21st अमेंडमेंट, तो वो बिल्कुल होनी चाहिए, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। और एस्टैब्लिशमेंट भी जो ये हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स करती रही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इस मोड़ पे खड़े हैं
कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ है, और दुनिया कह रही है फेल हो रही है, फेलिंग स्टेट वगैरह। अब अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी पीछे हटना चाहिए, और ये सियासतदानों को भी ये समझना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के पास और जुडिशरी के पास नहीं भागना चाहिए अपने मसाइल हल करने के लिए। अक्रॉस द टेबल बैठ के जमहूरियत के अंदर जो जमहूरियत के रवाज है और असूल है, उसके जरिए अपने मसले हल करने चाहिए। और अगर एक हुकूमत है तो जो ऑपोजिशन है, इट्स अ लॉयल ऑपोजिशन। ये नहीं है कि इट्स अ हॉस्टाइल ऑपोजिशन, इट्स अ लॉयल ऑपोजिशन। ऑपोजिशन को इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो 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 उनको जो हैसियत दी गई है, वो ये दी गई है कि यू आर द गवर्नमेंट इन वेटिंग। आप अगली हुकूमत आपने बनानी है, इसलिए उनकी एक लिजिटिमेसी है कानूनी तौर पे। यहाँ तो बिल्कुल उनको तो समुद्र में फेंकना चाहते हैं। जो हुकूमत आ जाती है ऑपोजिशन को, वो कहती है समुद्र में फेंक दें। मियां नवाज शरीफ साहब एक जमाने में मोहतरमा को समुद्र में फेंकना चाह रहे थे। एक जमाने में बेनजीर भुट्टो साहबा इनको ज़िया के बच्चे करके जेलों में डालना चाह रही थी, और गिरफ्तारियां हो रही थी, और यही सिलसिला चलता रहा है। फिर एक वक्त आया कि बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब ने बैठ के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मगर वो मोहतरमा के जाने के बाद वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चला। तो ये इनकी शॉर्ट साइटेडनेस है कि ये भागते हैं पावर लेने के लिए, और उसके अंदर सारे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको पांव नीचे